हाँ, तो मैं बता रहा था कि जिस दिन से बीएड या डीएलएड में आप क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्लास स्टार्ट करने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि कहीं ना कहीं आपके अंदर शिक्षक बनने का 1% ही हो, तो वो जज्बा है। आप चाहते हैं कि शिक्षक, शिक्षण, शिक्षा देना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर जब यहाँ के बाद आप पढ़ाई शुरू करते हैं, आपका मान लीजिए बीएड या डीएलएड में है, तो एक एक करके आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और यहाँ से काम आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस बीच में एक पड़ाव आता है, वो उस पड़ाव का नाम है सीटेट हो, टीईटी हो, या विभिन्न राज्यों का टीईटी हो। इस रूप में एक अलग सा पड़ाव आता है। वो है क्या कि पहले ये चीजें नहीं थी। पहले आप जानते थे कि डायरेक्ट बीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो उसको उनको ट्रेंड माना जाता था और बहाल कर ली जाती थी। आज एकदम प्रथम दिन के क्लास में आपको बता रहे हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आप एक शिक्षक के रूप में इस समाज में प्रतिस्थापित होना चाहते हैं, और उस शिक्षक के रूप में जिस शिक्षक को आदर्श के रूप में जाना जाता था। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग, कि शिक्षक में कोई आदर्श नहीं होता है, उनमें गुण नहीं होते हैं, उनमें धर्म नहीं होते हैं, वो इस तरह के चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इस तरह का बहुत सारा चीज़ आपको कहते हुए मिल जाएंगे। क्योंकि आज पहला दिन क्लास है, तो मैं आप सभी लोगों को इस चीज़ के रूप में आगाह कर दें कि एक चीज़ जान लीजिए, वो ये कि कोई भी शिक्षक के बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि शिक्षा का दान करने वाला अपने हाथ से, अपने दिमाग से कुछ भी दान करने वाला, वो कभी समाज का कमजोर नहीं हो सकता है। आप आपके पॉकेट की कैपेसिटी 10 रुपया होती है, तो आप 1 रुपया 2 रुपया भी दान देने की इच्छा जरूर रखते हैं, और दान देने वाले का हाथ लेने वाले से सदैव ऊपर रहता है, चाहे उनकी कैटेगरी कोई भी हो। हमारी बात को समझ पा रहे हैं? तो आप समाज में वैसे दानवीर के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं, जो हो सकता है कि जीवन भर साइकिल चलाता रह जाए, हो सकता है जीवन भर मोटरसाइकिल चलाता रह जाए, लेकिन समाज में जितने भी शिक्षित वर्ग हैं या शिक्षित वर्ग बनना चाहते हैं, उस वर्ग के छात्र छात्राओं को हवाई जहाज उड़ाने की भी ट्रेनिंग दे सकता है, डॉक्टर बनने की भी दे सकता है, उसके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, उस रूप में आप स्थापित हो सकते हैं। तो उस पड़ाव में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे अभी जो वर्तमान समय है उसमें सीटेट की एग्जामिनेशन को कैसे निकालें। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन फिक्स्ड है कि साल में 2 बार होती ही होती है। टीईटी का एग्जाम फिक्स नहीं है कि होगी या नहीं होगी, होगी तो 3 साल के बाद होगी या 4 साल के बाद होगी, या क्वेश्चन आउट होगा। किन किन तरह की चीजों को देखना पड़ेगा, वो ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है। और एक चीज, आज इतनी संख्या में सभी लड़के और लड़कियां हैं, तो एक चीज हम आपको बता दें कि अपने दिल और दिमाग से उस चीज को निकाल दीजिए कि टीचर बन के क्या होगा। मैं सदैव इस बात को अपने जीवन में भी लागू करता हूं और आप लोगों को भी प्रेरणा देता हूं। मैं शिक्षा देने के काबिल नहीं हूं, स्पष्ट शब्दों में बता दूं तो सदैव प्रेरणा ये दे सकता हूं, क्योंकि जिस जो शिक्षा आपने लेनी शुरू की है, वो शिक्षा बस केवल आपसे पहले लिए हैं, इसीलिए मैं पढ़ाने वाले की भूमिका में हूँ और आप पढ़ने वाले की भूमिका में है। आप यदि हमसे पहले ले लिए होते तो आप पढ़ा रहे होते, हम पढ़ रहे होते, बस इतना का ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई और अंतर नहीं है। हमारे और आप में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि हम आपके सामने होते हैं, आप सारे लोग हमारी बात को सुनते हैं। कहीं ना कहीं हम पहले कह चुके थे, आप आज आप इतनी संख्या में हैं, तो ये अलग मैटर है। लेकिन मैं सदैव इस चीज को मानने वाला हूं
वो ये कि जब आप शिक्षक के रूप में आ जाएंगे इस समाज में, तो स्टूडेंट आपको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, और उस रोल मॉडल में आपको स्थापित होने के लिए सीटेट बहुत हद तक कारगर होगा। किस रूप में कारगर होगा? लोग कहेंगे क्या कि सीटेट का एग्जाम क्या होगा। मैं ये कभी कभी नहीं कहूंगा कि आप क्या करें नहीं करें, आप घर से बहुत पैसे वाले हों, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके उसका रिजल्ट शीट अपने पास रखिए, और उसके बाद एक सादे पन्ने पे उस स्कूल से रिजाइन दीजिए। मैं भी कारी सिंह उच्च विद्यालय गढ़सिसई से रिजाइन दिया हुआ टीचर हूँ। आज हमें फक्र है ना कि मैंने उस नौकरी को छोड़ा है। मुझे गर्व है कि मैं जहां भी हूँ, जिस भी रूप में हूँ, संतुष्ट हूँ। बस आपसे भी वही उम्मीद करेंगे कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है। गाड़ी खरीद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी ड्राइव करने आता है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आपको ड्राइव करने आएगा तो आप ड्राइवर को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे चलाओ। घर में झाड़ू आप नहीं देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन झाड़ू यदि देने आता है तो जो झाड़ू देने वाला है उसको अच्छा झाड़ू देने की आप प्रेरणा दे सकते हैं। इस चीज को सदैव याद रखिएगा। और यहीं से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, वो इस रूप में कि सीटेट जो साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाती है, वो हमारे लिए, आपके लिए, जितने भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस में सबसे पहला चीज तो ये कि आप सभी लोग जानते होंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज आप ये भी जान रहे होंगे कि जो परीक्षा देनी है उसमें 90 अंक मिनिमम लाना है, जिसके बाद आप पास करते हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ तैयारी करना शुरू करेंगे तो मेरा कहीं से भी उद्देश्य नहीं होगा कि आप 90 अंक लेकर केवल पास कर जाए। आप टारगेट लेकर चलें 110 और 120 का। पिछली बार की जो तैयारी करवा रहे थे उसमें हाईएस्ट 122 और 124 गया था। बाद में जब तैयारी समाप्त हो गई, उसके बाद सेकेंड एग्जाम दिया तो कुछ लोग 130 और 32 भी लाए। तो उससे हमें नहीं मतलब है। जितनी हमने अपने मार्गदर्शन में तैयारी करवाया, उसके बाद जितना अंक आया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो था अधिकतम 122 और 124। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठना और 122 और 124 लाना। दूसरी चीज, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। होता होगा कि आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठते होइएगा तो लगता होगा कि ये याद नहीं रहता है, ये भूल जा रहे हैं, इसको देखते हैं तो समझ में नहीं आता है, ये अधिगम क्या है, इतना इतना रूल रेगुलेशन कैसे हम करें। तो कुछ चीजों को आप हम पर छोड़ दीजिए, और कुछ चीज इस रूप में आप शुरू कीजिए कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो जितना केवल हम काम कहते चलते हैं उतना काम आप करते चलें। जैसे हमने क्लास में कहा था कि आपको एनसीईआरटी की किताबें खरीद लेनी है, तो कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन एनसीईआरटी की किताब 2 रुपये में मिलेगी नहीं। बहुत सारे लोगों का परिवार इस चीज को एफोर्ड नहीं कर पाएगा कि एनसीईआरटी। हमसे आप पूछिए कि एनसीईआरटी का किताब खरीदने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, क्या करें? निश्चित रूप से जितने भी लोग अभी यहाँ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके पास एक स्मार्टफोन तो होगा ही। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए ई पाठशाला, आप डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी का ऐप ही आया हुआ है जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सभी किताबें वहां अवेलेबल है। और वो किताबें आपको ऑनलाइन हैं और फ्री हैं। जैसे आपके मोबाइल में 10 ऐप होगा, वैसे ही एक 11वां ऐप होगा एनसीईआरटी का या ई पाठशाला का। इस दोनों में से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपका काम आधा सॉल्व, 3 से 4 हजार रुपया सॉल्व। एक अच्छा मकान बनाने वाला
जब इंजीनियर के द्वारा मकान बनवाता है तो इंजीनियर कहता है कि मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा मकान का डिजाइन बनाने के लिए। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। एक मकान बनाने वाले जिसको मकान बनवाना है, वो आर्किटेक्ट के पास और इंजीनियर के पास जब मकान का डिजाइन बनवाने के लिए जाता है तो वो कहता है मैं 10,000 रुपया लूंगा, मैं 20,000 रुपया लूंगा। और लोग उस समय नाक भौं सिकोड़ कर ही देते हैं तो फिर देते हैं, लेकिन जब डिजाइन वो बना देता है तो आपको कहता है कि ये इस डिजाइन पर आप मकान बनवाइए और आपका 50,000, यदि 10,000 रुपया लेता है तो वो 50,000 रुपया सेव कर देता है कि ये पिलर आपको यहाँ नहीं देना है, ये पिलर देना ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर देना ही नहीं है, यहाँ पर जोड़ना ही नहीं है, यहाँ ईंटा ही नहीं देना है, यहाँ पर आपको बीम ही नहीं देना है, यहाँ पर पिलर तो देना है लेकिन इतना मोटा पिलर नहीं देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको छत तो ढालनी है लेकिन इतना मोटा नहीं ढालना है। आपको जो मटेरियल उसमें देना है वो इतना पावरफुल नहीं देना है, यहाँ पर हल्का भी देने से काम चलेगा। इस रूप में वो आपका 50,000 60,000 रुपया बचाता है। तो सबसे पहली बचत 3,000 से 3,500 और 3,700 इस लॉकडाउन में कहाँ से किताब खरीदे, वो सबसे पहली चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि वो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो ऐप आप डाउनलोड कर लिए, उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि आज से फेसबुक, व्हाट्सएप या चैटिंग जो आप करते हैं उस अंदाज को बदलना है थोड़ा सा। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं कहूंगा कि आप सुबह में 4 बजे उठकर पढ़िए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो। एक भी स्टूडेंट को आज तक हम खुद नहीं पढ़े हैं तो आपको हम क्या कहेंगे पढ़ने के लिए? हम खुद 12 घंटा कंटिन्यू कभी पढ़े ही नहीं है। जितना देर हमारी इच्छा हुई, रात में 10 बजे इच्छा होगी पढ़ने के लिए, उठेंगे और पढ़ने लगेंगे। फिर 2-3 घंटा के बाद नहीं मन करेगा, बंद करके सो जाते हैं। तो आपको भी उसी रूप में कहेंगे कि कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं सारा काम करते रहिए। हमारे लिए बस इतना ही कीजिए, आधा घंटा से 40 मिनट का ये ऑनलाइन क्लास, और इसके बाद 2 घंटा से 3 घंटा जितना भी समय मिले, किन्हीं को 2 घंटा समय मिले और 3 घंटा समय मिले, बस जिस रूप में कह रहे हैं उस रूप में आप पढ़ाई को जारी रखिए। और गारंटी जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन साथ में सब लोग पिक्चर खिंचाने के लिए तरस जाओगे। फर्स्ट बार में रिजल्ट देंगे, एक बार में। और फर्स्ट टाइम एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए और पहली बार 100 पार, गारंटी, कोई रोक नहीं सकता है। और कभी भी 10 घंटा पढ़ने के लिए आज तक किसी को नहीं कहा है। हाँ, 2 से 3 घंटा जितना ही समय मिले, 2 घंटा ही मिले 2 घंटा, 3 घंटा मिले 3 घंटा, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, जब भी मिले वो कर लेना है। हाँ, चेंजिंग क्या करनी है? तो चेंजिंग इस रूप में करनी है कि मोबाइल में गेम खेलने की आदत होगी या चैटिंग करने का आदत होगा, मन नहीं कर रहा है क्या करें, तो चलो मोबाइल निकाले और उसमें कोई ऐप खोल के जब देखते रहते हैं, तो उस समय के लिए हमने आपका आदत को थोड़ा सा बदल दिए। क्या? तो ई पाठशाला और या एनसीईआरटी ऐप आपको डाउनलोड करवा दिए। पढ़ने का नहीं मन है, कोई बात नहीं, आप उसको, उसके पेज को आगे पीछे करके देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें देख रहे हैं, कुछ फिगर ही देख रहे होंगे, कोई हेडिंग ही देख रहे होंगे। ये काम आपको शुरू कर देना है और वो काम आज से शुरू कर देना। नंबर नेक्स्ट, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन जितना भी है, उसका एक सेट आपको खरीद कर रख लेना है, या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको नेट पर भी अवेलेबल होंगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में। ये वर्क नंबर 2। पहला वर्क नोट सब लोग कर लिए होंगे। पहला वर्क नोट कर लेना है कि ई पाठशाला या एनसीईआरटी बुक्स, इस दो में से कोई एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है।
जिसमें एनसीईआरटी की क्लास 1 से लेके 12 तक की सभी किताबें अवेलेबल है। वर्क नंबर 1, वर्क नंबर सर 2। जिसका मतलब जो मेन पेपर हुआ उसी का ना? नहीं, अभी हम सारे लोगों से बात कर रहे हैं ओनली क्लास 1 to 5। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल 1 to 5 के लिए। एक बार में पेपर 1 और पेपर 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात नहीं करें। पहला अटेम्प्ट टारगेट कीजिए 100 पार, मतलब क्लास 1 to 5 को क्रॉस। यदि 6 to 8 निकल जाता है तो दैट्स गुड, बहुत अच्छा, आप काबिले तारीफ। लेकिन हमको उसकी तैयारी करनी नहीं है, और हम साथ में अभी इस सेशन के लास्ट में आपको बताएंगे कि 1 to 5 का तैयारी करते हुए ही 6 to 8 भी निकल जाएगा। बहुत अच्छा नंबर नहीं आवे वो अलग मैटर है, लेकिन वो भी निकल जाएगा। ये हम इस सेशन के लास्ट में आते हैं। हाँ, तो बात बता रहे थे कि करना हमें वो कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हम टोटल डाउनलोड कर लें। बहुत बार सीटेट की परीक्षा में होता क्या है कि क्वेश्चन तो वही पूछा जाता है, केवल उसके भाषा को, केवल उसके लाइन को थोड़ा बदल दिया जाता है, और लोग उतने में ही घूम जाते हैं, लोग उतने में ही समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण होता है, इस चीज को आप जान लीजिए कि वो कारण क्या होता है। वो कारण ये होता है कि जब भी जिस भी टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे और कोई क्वेश्चन सेट, कोई क्वेश्चन बैंक लेके क्वेश्चन नंबर 1 का 4 याद करेंगे, तो जब भी क्वेश्चन को ट्रिकी और घुमा कर देगा तो उस समय आप फेल्योर हो जाएंगे। तो इसीलिए पढ़ने के समय में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय में सबसे पहला चीज तो आपको यह याद रखना है कि दुनिया की कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। दिमाग में बस इतना सा रहना है कि जैसे गुड्डे गुड़ियों की का खेल होता है, जैसे राजा रानी की कहानी होती है, बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, उस कहानी के रूप में, चाहे साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या लैंग्वेज के रूप में मैथिली लिए हो, उसको केवल आपको पढ़ जाना है जैसे कहानी पढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ उस रूप में आपको पढ़ लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, अब कहेंगे कि अभी सर क्लास शुरू किए नहीं और कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर लेने के लिए और उसको, तो हर एक चीज मन में जितना भी प्रश्न होगा उन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देने के लिए आज तैयार हूँ। तो अब प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन लेंगे उससे फायदा क्या होगा? आप सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं। अब बीएड के जितने स्टूडेंट्स हैं, अब अंदाज कीजिए कि आप निश्चित रूप से जब एडमिशन लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होइएगा बीएड का। एक दिन दो दिन सिलेबस ही उल्टाए होइएगा। जब सिलेबस या बुक थोड़ा भी उल्टाए होंगे तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे ही आप पलटाएंगे तो आपको लगेगा ओ अच्छा, ये जो है CC1 से क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कंटेम्प्रोरी इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, मैथ्स का जो क्वेश्चन है ये क्लास 6-7 स्टैंडर्ड का, इसको तो हम तुरंत बना देंगे। तो पढ़ने के दो तरीके हैं। अब पढ़ने के क्या क्या दो तरीके हैं इसको समझ लीजिए। तो एक तो है, जैसे एक साइकिल वाला होता है, उसको आप कह दीजिए कि आज हम लोगों को यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर है, और उसको कहिए कि यहाँ से हमको 10 किलोमीटर जाना है। ये जो रास्ता जाता है इस रास्ते में हमको 10 किलोमीटर जाना है। और दूसरा तरीका है उसी को साइकिल चलवाने का और उसके साइकिल पर खुद बैठ के जाने का, कि हमें वहां जाना है जहां आज शाम का भोज है, क्योंकि आज घर में खाना बना नहीं है तो चलो आज वहीं खाना खाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में गति में अंतर आएगा। एक जगह टारगेट क्लियर नहीं है,
बस इतना सा मालूम है कि 10 किलोमीटर जाना है, इस रास्ते में कहाँ जाना है, क्या जाना है, वो नहीं मालूम है। और एक जगह यह क्लियर है कि जहां भी जाना है वो जगह हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जाने के बाद खाना वहां खाना है, किसी अच्छे दोस्त से मिलना है। तो हम जो आप लोगों को तैयारी शुरू करवा रहे हैं वो इसी उद्देश्य के साथ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखवा देंगे, और तब जो आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछा था। वाइगॉत्स्की का कोई आपको थ्योरी पूछ दिया, पियाजे का आपको थ्योरी पूछ दिया। पियाजे की थ्योरी तो हमने पढ़ा दिया है, वाइगॉत्स्की का तो पढ़ा दिए, कोहलबर्ग का तो पढ़ा दिए, लेकिन पढ़ाना अलग चीज है, वो थ्योरी अलग चीज है, लेकिन उससे क्वेश्चन किस रूप में पूछता है और एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से घुमा कर पूछता है, ये तो आपने जाना नहीं। तो जब अब आप क्वेश्चन देखेंगे और तब हम फिर पियाजे के थ्योरी पर आएंगे, तब हम इन्वायरमेंट पे आएंगे, तब हम साइकोलॉजी पे आएंगे, तो आपको लगेगा ओ अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होगा। तो आपको लगेगा कि हाँ तैयारी करने का ये तरीका हो सकता है, तैयारी हमारी सही दिशा में चल रही है। तब आप आंसर पर डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ए नहीं बी क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन को चूज करने में जहां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शन को टिक करने में ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर बी ही होगा। मेरा तैयारी करवाने का उद्देश्य होता है ए यदि आंसर दिया है तो ये कहां से दिया है, बी दिया तो फिर कहां से दिया, सी ही यदि सही है तो सही है, और डी फिर क्यों। जैसे डी मैक्सिमम ऑप्शन में देता है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज देने का अर्थ क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। जिसमें भी दे दिया इनमें से कोई भी नहीं, तो अब समझ जाइए कि वो सबसे अधिक फंसने और फंसाने वाला क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको तीनों का ऑप्शन जानना होगा कि ये तीनों किसका किसका है, तब ना आप नन ऑफ दीज में लगाएंगे कि नहीं ये तीनों नहीं है तो चौथा होगा। और वैसे जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है उस सारे ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दो ऑप्शन फिक्स्ड होती है। जैसे यदि सी सही है तो बगल का बी ऐसा देगा कि आपको 50-50 में आप लगेगा कि फंस रहे हैं, कि हो सकता है बी भी हो सकता है, नहीं सी ज्यादा लग रहा है, तो इसको कहते हैं तुक्का लगाना, कि सी लगा दिए, यदि सही हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मन में तो लग ही रहा था बी भी है। एक ऑप्शन इसमें ऐसा रहेगा जिसको उससे कोई वास्ता नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन उसका वास्ता दूसरे प्रश्न से है। तो ये तरीका है तैयारी करने का। अभी हम सबसे पहले ये कर